हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपको पता है जैसा कि सेकंड हम पेपर के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जीएस 2 के बारे में, मेंस का, और यूपीएससी 2023 और 2024 के लिए, दोनों के लिए इक्वली यहाँ पर यह फायदेमंद होगा। ठीक है, तो 2023 और 24 को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 2 मेंस में एक टॉपिक है जिसमें है हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसको ध्यान में रख के यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स की डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि कुछ टॉपिक्स पहले हो चुके हैं, यहाँ पे हमने कास्ट सेंसस तक डिस्कस कर लिया है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की चर्चा करने वाले हैं। ये 7 टॉपिक होगा। इसमें बेसिकली वो सारे पॉइंट्स, यानी कि जितने भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो बिल्कुल बुलेट्स फॉर्म में है, पॉइंट्स के फॉर्म में है, जिनको याद रखना या फिर नोट्स बनाना। ठीक है, और एग्जाम में एकदम हूबहू लिखना है आपको, बिल्कुल उसी तरीके से, कम से कम पॉइंट तो वो सारे लिखने ही है। ठीक है, तो उस तरीके से पूरा मटेरियल आपको दिया जा रहा है। कॉपी में नोट करना है, कॉपी में नोट क्या करना है, बस पॉइंट्स को नोट करना है। और उसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन एक दो लाइन में लिखना हो या एक दो वर्ड लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स को आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, अगेन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसको बहुत लोग नहीं देखेंगे, लेस व्यूज आएंगे इन वीडियोस पर, क्योंकि ये वीडियोस बड़ी हैं और ये हार्ड कोर ओनली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए है। दिस इज हार्ड कोर प्रिपरेशन। ठीक है, और ज्यादातर जनता भले ही किसी चीज की प्रिपरेशन कर रही हो, लेकिन पढ़ने वाले 10 से 15% ही होते हैं जो इस वीडियो को देखेंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, तो अगर कोई वीडियो 30 मिनट की बन रही है ना, तो इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन या मिनट की बात करें तो 1 मिनट ही आ रहा है। यानी कि अगर उसको 100 लोग देख रहे हैं, तो वो 100 लोग पूरा मिला के ऑन एन एवरेज सिर्फ 1 मिनट देख रहे हैं 30 मिनट की वीडियो को। तो इससे पता चलता है कि यही मात्र 10-12% जो लोग हैं, जो सीरियस है, जो उसको देखते हैं, लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जनता उसको नहीं देखेगी। मैक्सिमम जनता को इंटरटेनमेंट चाहिए होता है, फन चाहिए होता है। तो वो 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना में वो होते हैं, और वो फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं होता है। फिर वो यूपीएससी को दोष देंगे, लक को दोष देते हैं, और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस को दोष देते हैं। ठीक है, तो खैर मैं इनके लिए नहीं बना रहा हूँ। ये 10 से 12% जो लोग हैं, मैं इनके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम 7 टॉपिक, आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ये कहाँ कहाँ और काम आएगा, मैं आपको ये भी बता दूं। जीएस 2 का जो टॉपिक है इसमें तो है ही ये। इसके अलावा आपको जीएस 1 में जो टॉपिक है आपका ज्योग्राफी, ये वहां पर भी काम आएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जीएस 3 में एक टॉपिक है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी। तो जीएस 3 में भी आपको काम आने वाला है। 4th में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन इंटरव्यू वगैरह में भी इसका आपको यूज देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो और कुछ यहाँ से पॉइंट्स लेके बता सकते हैं। तो काफी अच्छा इसका वेटेज है जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड इंटरव्यू के लिए। तो काफी इसका यहाँ पे हम वेटेज लेके चलने वाले हैं। डिस्कस करेंगे बिल्कुल होलिस्टिक रूप में, सब कुछ, सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देर नहीं करते हैं और पहुंचते हैं हम अपने 7 टॉपिक, आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो हमारे यहाँ आइलैंड्स की अगर बात करें, तो 2 मेन आइलैंड्स हैं। एक है हमारा अंडमान निकोबार और एक है हमारा लक्षद्वीप। ये पता है आपको, इंडिया के ईस्ट की तरफ अंडमान निकोबार पड़ता है, ये बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और लक्षद्वीप पड़ता है इंडिया के वेस्ट कोस्ट की तरफ। ठीक है, अरेबियन सी में। कहाँ पर? अरेबियन सी में। ये मेन आइलैंड्स है, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि आपको गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पड़ते हैं। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, वहां पर कुछ आपको छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। और वो कुछ है, बट मेनली आपको जिनका ये स्ट्रेटेजिकली और बाकी इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, तो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसका नाम है गंगा सागर। आप देखे होंगे कि बहुत से लोग वहां पे नहाने के लिए जाते हैं, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से गंगा सागर आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पड़ता है ये। चलिए, खैर हम यहाँ पर मेनली हम बात करेंगे अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप की भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, जो ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट से भी, या फिर अगर इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ लिखना हो आपको मेंस में, तो यहाँ से आप कुछ पॉइंट्स को लिख पाए। तो सबसे पहले कुछ स्टैट्स देखते हैं हम यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में। तो लक्षद्वीप में आपको टोटल 36 आइलैंड मिलेंगे, जिसपे मात्र 10 आइलैंड में ही लोग रहते हैं। बाकी के जो 26 आइलैंड्स है, वहां पर कोई भी नहीं रहता। ठीक है, तो कोई भी ह्यूमन आपको हैबिटेशन वहां पर देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन हम लक्षद्वीप की बात करें तो 65,000 की यहाँ टोटल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम
पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत लो है, करीब 6% के आसपास यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलता है। और वहीं जो इंडिया का पूरा नेशनल एवरेज से बात करें तो वो 17% है। तो पूरे इंडिया का नेशनल एवरेज 17%, और कहाँ यहाँ पे लक्षद्वीप का पॉपुलेशन ग्रोथ मात्र 6%, तो बहुत ही कम है। ओके, इसके अलावा कुछ हम अगर ज्योग्राफी की बात करें तो करीब टेरिटोरियल वाटर, अब 20,000 किलोमीटर का टेरिटोरियल वाटर होता है। और यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हम ईईजेड के नाम से भी जानते हैं, ये 4 लाख किलोमीटर का होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि टेरिटोरियल वाटर क्या होता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। ये आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम उतना अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए, अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो पूरे लैंड मास का अगर हम बात करें, पूरे इंडिया के लैंड मास का, तो मात्र 0.2% है। और वो पूरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 30% ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के तहत आता है, और बाकी 70% इंडिया का मेन लैंड इंक्लूडिंग लक्षद्वीप आपको वहाँ पे आ जाएगा। पॉपुलेशन की बात करें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत कम है, 3,80,000 के आसपास यहाँ पर पॉपुलेशन है, जिसमें मेल आपको 53% और फीमेल आपको 46% के आसपास में। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात करें तो 878 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और मात्र 10% पॉपुलेशन जो है वो निकोबार आइलैंड में रहती है, यानी कि 90% पॉपुलेशन यहाँ पर कहाँ पे रहती है, अंडमान आइलैंड में रहते हैं। मात्र 10% पॉपुलेशन ही आपको निकोबार में देखने को मिलेगा। तो निकोबार आइलैंड में पॉपुलेशन काफी कम है। ये कुछ स्टैट्स हो गए जो प्रीलिम्स के हिसाब से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकते हैं। इसके बाद हम मेनली बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, अपने आइलैंड्स को डेवलप करने की बात करते हैं, तो आखिर हमें क्यों उनको डेवलप करना चाहिए, पेपर में क्या हम लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कई पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि स्ट्रेटेजिक रूप से इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इकोनॉमिक रूप से इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ओके, एंथ्रोपोलॉजिकल यानी कि जो वहाँ पे ट्राइब्स वगैरह होते हैं उनके लिहाजे से क्या क्यों इंपॉर्टेंस है, सिक्योरिटी के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंस है। तो 4 पॉइंट हो गए, और 4 पॉइंट्स में आपको इनफ सब पॉइंट्स भी मिलेंगे जो आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजिक की बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है ना कि जब हम किसी लोकेशन की बात करते हैं, तो ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन का इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होगा, इसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये आइलैंड्स आपको वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में मिलेंगे, अरेबियन सी, वेस्ट बंगाल में यानी कि इंडियन ओशियन में, और कहीं ना कहीं मेरीटाइम के हिसाब से, ठीक है, मेरीटाइम के हिसाब से हो गया, सिक्योरिटी के हिसाब से हो गया, ओके, जो हार्म पहुंचाने वाली फोर्सेस हैं उनको काउंटर करने के लिए हो गया। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है। तो पहला चीज कंट्रोल ऑफ इंडियन ओशियन, जो कि स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री डायनामिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्ट पे ये पाए जाते हैं। तो पूरे इंडियन ओशियन में, खास करके इंडिया के आसपास के एरिया जो है, वहां पर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी इनको मिला हुआ है। इंडिया के जो की मेरीटाइम पार्टनर्स है, तो की मेरीटाइम पार्टनर्स कौन है इंडिया के साथ, वो लोग जो इंडिया के साथ कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो आपको पता है कि इंडिया के साथ कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि क्वाड है, क्वाड के मेंबर यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, या फिर मालाबार एक्सरसाइज वगैरह हो जाता है, तो जिसमें आपको आ जाता है यूएसए आ गया, उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया आ गया, ओके, उसमें आपको जापान आ जाता है, ठीक है, और इंडिया इसमें है ही, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस वगैरह हो गए, ओके, तो इनके साथ भी यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह होते हैं। तो इन्होंने इसको आइडेंटिफाई भी किया हुआ है कंपेरिजन टू अदर आइलैंड टेरिटरीज, जैसे कि फ्रांस का एक आइलैंड है ला रीयूनियन आइलैंड, तो रीयूनियन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का कोकोस आइलैंड है। ये सब काफी फेमस है, और इनके ही हिसाब से आपको इंडिया का भी ये आइलैंड देखने को मिलता है। तो फ्रांस का ये रीयूनियन आइलैंड काफी डेवलप्ड और फेमस आइलैंड इस इंडियन ओशियन के टेरिटरी में पड़ता है। स्ट्रेचिंग सी लिंक्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपने नाम सुना होगा, 9 डिग्री चैनल होता है जो लक्षद्वीप आइलैंड के बीच में पड़ता है, 6 डिग्री एंड 10 डिग्री जो कि अंडमान किसी के बीच में पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ, 10 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ कि अंडमान और निकोबार को आइलैंड को अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। उसी तरीके से 9 डिग्री चैनल है जो कि लक्षद्वीप के बीच में पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में किन किन आइलैंड को अलग करता है। थोड़ा बताइएगा कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में किन किन आइलैंड्स को अलग करता है, क्योंकि लक्षद्वीप में भी कई सारे आइलैंड्स हैं। और उसी तरीके से 6 डिग्री चैनल अंडमान में या अंडमान निकोबार में कौन कौन से आइलैंड्स को अलग करता है। थोड़ा सा आप कमेंट करके ये बताइएगा, ठीक है। चलिए, काउंटरिंग चाइना, आपको जैसे पता है कि चाइना जो है म्यांमार में अपना बेस बना रहा है, वही हम्बनटोटा पोर्ट इसने श्रीलंका में ले रखा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को घिरने वाली जो बात होती है ना, तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी इंडिया के आइलैंड काफी इंपॉर्टेंस है। तो किसी भी तरीके से, चाहे वो मिलिट्री के तौर पे हो जाए या फिर कार्गो वगैरह को ब्लॉक करने की बात हो, इकोनॉमिक लेवल पे बात हो, तो वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक रोल।
तो ट्रेड लिंकेज का भी काम करता है, यानी कि वेस्ट से, खास करके वेस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें, वेस्ट एशियन कंट्रीज से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ अगर ले जाना हो तो बीच में इंडियन ओशियन ही पड़ता है। ठीक है, और इंडियन ओशियन में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें ज़्यादातर किस तरीके के कार्गो होते हैं? वेस्ट एशिया से क्या जाता है? ज़्यादातर ऑयल जाता है, कोई क्रूड ऑयल। वेस्ट एशिया के पास यही तो है, जो कि गल्फ कंट्रीज है। तो यहाँ से क्रूड ऑयल काफ़ी हैवी क्वांटिटी में आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के पास इसी रूट से होके जाता है, तो इकोनॉमिक रूप से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ब्लू इकोनॉमी की बात की गई है कि ब्लू इकोनॉमी यानी कि मेरीटाइम इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी हो और कोस्टल इकोनॉमी को भी फायदा हो, यानी कि पैसा भी आए, इकोनॉमी बूस्ट हो और वहाँ का इन्वायरमेंट भी सस्टेन रहे। तो ऐसा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 का भी है, यही आपको मोटो है, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस एंड मैरीटाइम रिसोर्सेज। सोर्सेस ऑफ मिनरल्स, लक्षद्वीप में काफ़ी प्रॉक्सिमिटी है, वहाँ पर हाई रिच वेस्टर्न इंडियन कोस्ट मिलता है। ओके, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर भी आपको बहुत सारे लगून्स वगैरह मिल जाएंगे, या अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप दोनों की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे आपको फिशरीज एंड मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बात हो रही है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। तो ये इकोनॉमिक जोन जो होता है ना, ये वो एरिया होता है जहाँ पे वो कंट्री केवल मिनरल्स वहाँ की एक्सप्लॉइट कर सकती है। उन कंट्री का वहाँ पे और कोई अधिकार नहीं होता है, सिर्फ इकोनॉमिक अधिकार होता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया एक्सक्लूसिव, यानी कि सिर्फ वही कंट्री वहाँ के मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल की, तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे आपको ट्राइब्स मिलेंगे, पीवीटीजी ट्राइब्स मिलेंगे, जैसे कि ग्रेट अंडमानी, जारवास, ओंगेज, सोमपेन्स, नॉर्थ सेंटलिस, जिसमें ग्रेट निकोबार जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। तो ये एक बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। अगर आपको ये भी पता हो कि कितने पीवीटीज होते हैं तो भी आप क्वेश्चन को कर जाते हैं। हाँ, ओके, ड्विंडलिंग पॉपुलेशन के मतलब ये होता है कि ये जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं इनका पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। सिक्योरिटी की बात करें तो आइलैंड इनकर्शंस है, क्योंकि देखेंगे कि टोटल 572 आइलैंड जो है अंडमान निकोबार में, केवल 37 पर ही लोग रहते हैं, यानी कि मैक्सिमम आइलैंड जो है वो इनहेबिटेटेड है। ठीक है, इनहेबिटेड है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो जब जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं ना, तो वो एरिया जो होता है नार्कोटिक स्मगलिंग, ओके, इंट्रूजन बाय फॉरेन वेसल्स एंड अदर इनकर्सन जो कि हार्मफुल हो सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, वैसी एक्टिविटीज वहाँ पर होने लगती है। मेरीटाइम सिक्योरिटी की भी बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आसपास के एरिया में चाइना अपना बेस बना रहा है, इंक्लूडिंग श्रीलंका में भी बना रहा है, मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, तो वैसे एरिया उसकी वजह से ये सिक्योरिटी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हो गया कि सिग्निफिकेंस, कि क्यों हमें लैंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को अपनानी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि जब भी हम आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है, चैलेंजेस क्या आते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। अब इनमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? एक तो जियोग्राफिकल पॉइंट हो गया कि लोकेशन के हिसाब से भी क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ सकती है। एंथ्रोपोलॉजिकल यानी कि वहाँ के जो इनहेबिटेट्स हैं, वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, गवर्नेंस के हिसाब से क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल सकती है, इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्या देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ 5 प्रॉब्लम्स हैं और उनके बीच में बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं जो कि एनफ है आपके मेंस के पॉइंट्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफिकल, लैक ऑफ कनेक्टिविटी। अब चूंकि जो आइलैंड्स हैं ना, इनका इंडिया के मेन लैंड से कनेक्टिविटी सीधा है नहीं, काफ़ी डिस्टेंस पड़ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो दूसरे कंट्रीज के भी सिटीज है वहाँ से भी इनका डिस्टेंस काफ़ी पड़ जाता है। तो कनेक्टिविटी का इशू है, तो कोई सामान वगैरह पहुँचाना हो वहाँ तक, कम्युनिकेट करना हो फिजिकली, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चैलेंज एसोसिएटेड विथ रेनफॉल, ये जो एरियाज होते हैं हैवी रेनफॉल वाले एरिया में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से, तो जब एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, हैवी रेनफॉल वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना जो होता है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जियोलॉजिकल एक्टिविटी या वोलेटिलिटी की बात करें तो ये जो एरिया है सिस्मिक जोन में पाया जाता है, यानी कि अर्थक्वेक जोन में वो पाया जाता है, या वोल्केनिक एक्टिविटी जोन में पाया जाता है। जैसे आपको पता है अंडमान निकोबार में एक वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती है, लेकिन अर्थक्वेक वहाँ के लिए आम बात होती है। तो ऐसे लोकेशन में अगेन कंस्ट्रक्शन का काम, डेवलपमेंट का काम कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद बात करें हम एंथ्रोपोलॉजिकल, जैसे हमने पहले बात किया कि पॉपुलेशन इनका डिक्लाइन कर रहा है, तो वहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया कि जैसे कि ग्रेट अंडमानीज, ओंग, जारवास, ओके, नॉर्थ सेंट्रलिस, इनका पॉपुलेशन जो कि 1901 में करीब 2000 के आसपास था, ये डिक्लाइन होकर 2011 में ना 550 हो गया है। इसके कई सारे रीजन है। एक तो मैसिव प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले जाते हैं, उनके हैबिटेशन को खत्म किया जाता है। ये रेन फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पर बीमारियां होना, एपिडेमिक्स होना आम बात हो जाती है, इस वजह से हेल्थ क्राइसिस वगैरह भी होता है।
तो उसकी वजह से भी इनके पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहे हैं। कल्चरल इंटरफेरेंस, हम बाहर से जाके क्या होता है कि उनकी जो इथनिक कल्चर्स होते हैं उसमें इंटरफेयर करते हैं, जैसे कि फूड कल्चर हो गया, रिप्रोडक्टिव फ्रीडम जो उनके पास होता था उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनके सेल्फ रिलायंस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप पे आप देखेंगे कि मोर देन 90% जो जनता है वो मुस्लिम है। और वहाँ पे क्या किया गया कि जो बीफ होता है या बीफ का प्रोडक्ट होता है उसके बाई करने पे, सेल करने पे या ट्रांसपोर्ट करने पे या स्टोर करने पे वहाँ पे बैन लगा दिया गया, या फिर उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अब वहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 90% मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं आप उनके इथनिक जो कल्चर है वहाँ पे इंटरफेयर होने की बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद बात आती है गवर्नेंस डेफिसिट की बात आती है। हजार्ड डेवलपमेंट प्लानिंग, नीति आयोग ने अंडमान में, लिटिल अंडमान में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे अपनी मंजूरी दी। उसकी वजह से क्या हुआ कि लिटिल अंडमान में करीब जो फॉरेस्ट रिजर्व जो थे, रिजर्व फॉरेस्ट थे, उनका 32% जो फॉरेस्ट था उनको डी रिजर्व करना पड़ा। यानी कि आप डी रिजर्व कर देंगे तो यानी कि वहां के पेड़ों को काटा जा सकता है। साथ ही साथ जो ट्राइबल रिजर्व था उसके 31% ट्राइबल रिजर्व को डी नोटिफाई कर दिया गया, यानी कि उसको भी काट के खत्म कर सकते हैं और वहां पे आप अपना प्रोजेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि वहाँ का जो हैबिटेशन होता है वो डिक्लाइन होता है, वो डिस्टर्ब होता है। लैक ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, दो चीजें, कि एक तो डेवलपमेंट होना चाहिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कि डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है। और दूसरी चीज वहाँ पे क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं हो रहा है जैसा हमको पॉइंट 1 में ही देखने को मिला। स्लो पेस ऑफ डेवलपमेंट जैसे कि रोड बिल्डिंग, एयर स्ट्रिप कंस्ट्रक्शन, ओके, ये काफी धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि 2004 में सुनामी आई थी और सुनामी होने की वजह से बहुत सारे एरिया जो था वो डिस्टर्ब हो गया और बहुत सारे लिंक जो थे नॉर्थ साउथ में वो टूट गए थे अंडमान और निकोबार के बीच में। तो अभी तक उनका सही से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया है। लिमिटेड कंसिडरेशन टू डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, तो जैसे मैंने कहा है कि ये सारे एरिया जो है ना ये हाई सिस्मिक जोन में आते हैं, ये एरिया हाई सिस्मिक जोन में आते हैं। तो जब हाई सिस्मिक जोन एरिया में अगर आपको डेवलपमेंट एक्टिविटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ अलग से आपको एहतियात बरतने पड़ेंगे, उसके लिए अलग से एक पूरा का जो आपका वल्नरेबिलिटी मैप है उसको ध्यान में रख के ही आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो विद टाइम वो खराब होता रहेगा और इकोनॉमिक लॉस आपको देखने को मिलेगा। बट नीति आयोग ने जो स्ट्रेटेजी तैयार की वहां पर इस चीज को नजरअंदाज किया जाता है, जो सिस्मिक वल्नरेबिलिटी है उसको वहां पर इग्नोर किया गया है। इसके बारे में बात करते हैं कि कुछ लक्षद्वीप में ऐसे रेगुलेशंस बनाए गए, ऐसे एक्ट या कानून बनाए गए हैं जो थोड़े से क्वेश्चनेबल है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको एनिमल को स्लॉटर करना है या फिर उनको बेचना है या स्टोर करना है तो उसके लिए आपको अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लेकिन अब जहाँ का पॉपुलेशन ही मोर देन 90% मुस्लिम है और आपको पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद इसको रेगुलेट करने का मतलब कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने वाली बात हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पर ये नियम बनाया गया कि अगर आपको पंचायत का इलेक्शन लड़ना हो या फिर पंचायत का मेंबर होना हो तो आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर आपके मोर देन 2 चिल्ड्रन हैं तो आप पंचायत के इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ना ही उनके मेंबर हो सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि डेवलपमेंट पर्पज से, अगर डेवलपमेंट पर्पज से सरकार को ये लगता है कि उनका वहाँ के लोगों का लैंड सरकार को चाहिए तो सरकार उन लैंड को इविक्ट, अल्टर, ऑक्युपाई या फिर उनको खाली भी करवा सकती है वहाँ पे कॉमन लैंड के, कॉमन मैन के। ठीक है। तो फिर कॉमन मैन का कुछ वहाँ पे रह नहीं जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जाता है या फिर कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट की जाती है लोगों के द्वारा तो 1 साल तक उनको पनिशमेंट या डिटेंशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो काफी हाईली रेगुलेट करने की बात यहाँ पर लक्षद्वीप में की गई है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसमें इन्वायरमेंटल की बात करते हैं, डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है कि ये इकोनॉमिक पर्पज से और बायोडाइवर्सिटी आपको इन्वायरमेंट पर्पज से दोनों यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो हम बात कहते हैं ना वो यहाँ पे होनी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन प्लान, जैसा मैंने पहले ही कहा कि नीति आयोग ने यहाँ पे क्या किया है कि नीति आयोग ने जो लिटिल अंडमान है, ठीक है, मैंने पहले ही आपको ऊपर ही बता दिया है, लिटिल अंडमान में करीब 30% जो फॉरेस्ट थे उनको डी रिजर्व कर दिया गया। ठीक है। उसी तरीके से 31% जो एरिया है उसको डी रिजर्व किया गया, जो ट्राइबल एरिया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। इसके अलावा डेवलपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेम पॉइंट आपको जो ऊपर से आ रहा है वही चीज है। चैलेंजेस ऑफ ब्लू इकोनॉमी, यानी कि मेरीटाइम इकोनॉमी या ब्लू इकोनॉमी को अगर सस्टेन बनाना है तो बीच में चैलेंजेस क्या क्या आती है। एक तो इलीगल फिशिंग की प्रॉब्लम है, डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट क्राइसिस भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज्यादा वहाँ पे यूज नहीं होता और इशू ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट भी आपको देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ब्लू इकोनॉमी को अचीव करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। अनसस्टेनेबल अप्रोच की बात करें तो जैसे कि किस तरीके से लैंड यूज करना चाहिए, ओशियन की जो रिसोर्सेस है उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए कम्युनिटी के लाइवलीहुड के लिए, और क्या ऑप्शंस होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा क्लियर वहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें प्रॉब्लम्स वाली कैटेगरी में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस, जैसे कि डिस्टेंस काफ़ी मेन लैंड से ज़्यादा है, तो कोई अगर सामान वगैरह पहुंचाना हो कंस्ट्रक्शन के लिए, ओके कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो डिस्टेंस और कॉस्ट ज़्यादा हो जाने की वजह से प्राइवेट कंपनियां बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है वहाँ पे, ओके लैक ऑफ रिलेवेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जैसे कि रडार इंस्टॉलेशन हो गया या लॉन्ग रेंज एयरबेस एसेट्स हो गया, जो जनरली आपको वहाँ पे काम आती है मॉनिटर करने के लिए, सी को मॉनिटर करने के लिए काम आती है, उनकी भी वहाँ पर कमी है। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि केबल है, अंडर सी केबल लिंक, जो कि इंडियन मेन लैंड को आपको आइलैंड्स को जोड़ेगा, क्योंकि अगर आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको केबल देना होगा, तो केबल अंडर वाटर के थ्रू ही वो केबल जाएगा इंडिया के मेन लैंड से, अंडमान में, निकोबार में, लक्षद्वीप में, और हर आइलैंड्स पे वो पहुंचाना होगा, तो इसकी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। लैक ऑफ एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप का एक अगाती आइलैंड है, वहाँ पर एक सोल रनवे, यानी कि एकमात्र एक ही वहाँ पर रनवे है जहाँ पर मीडियम रेंज का टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट यूज किया जाता है, और केवल मिलिट्री एयरक्राफ्ट का केवल शॉर्ट हॉल डोनियर 228 ही वहाँ पर उतर सकता है, तो इस एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफ़ी कमी वहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए हैं सरकार के द्वारा, तो यहाँ भी कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि पॉलिसी कौन कौन सी बनाई गई है, ठीक है, फाइनेंशियल इनिशिएटिव क्या है, इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव क्या है, लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी इनिशिएटिव की, कौन कौन सी पॉलिसी यहाँ पे सरकार के द्वारा बनाई गई है आइलैंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि हम इनको क्या करें, कि इस तरीके से डेवलप करें इन आइलैंड्स को कि वो एक मेरीटाइम यानी कि ब्लू इकोनॉमी और स्टार्टअप हब की तरफ वहाँ पे वो उनका यूज किया जा सके। ठीक है, तो किस तरीके के वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट लगाने होंगे, सी बेस्ड प्रोजेक्ट जो सी पे हो, जैसे कि जियो थर्मल लगा सकते हैं, या फिर वहाँ पर आपको वाटर प्योरीफायर या फिर जो सॉल्ट बनाने का हो सकता है, या फिर फिशरी वगैरह का हो सकता है वो लगा सकते हैं। वहाँ पर कोकोनट वगैरह हो सकता है, तो कोकोनट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड आप वहाँ पे जो फैक्ट्रीज है ये प्रोजेक्ट है वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रेट निकोबार में नीति आयोग का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रांस शिपमेंट टर्मिनल बनाने की बात की जा रही है, जैसे कि सिंगापुर या हांगकांग में है, तो ये बेसिकली ये ऐसे टर्मिनल होते हैं ना या पोर्ट्स होते हैं जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह के कार्गोज जो होते हैं वो पहुंचाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो बनाने की बात की जा रही है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट या टाउनशिप कॉम्प्लेक्स भी बनाने की बात वहाँ पर की जा रही है। और लिटिल अंडमान में भी नीति आयोग का एक प्रपोजल है जहाँ पर ग्रीनफील्ड कोस्टल सिटी बनाने की भी बात की जा रही है, जहाँ पर फ्री ट्रेड जोन भी बनाया जाएगा लाइक सिंगापुर एंड हांगकांग के तर्ज पे। ठीक है, फाइनेंशियल इनिशिएटिव की बात करें तो जापान ने फाइनेंशियल यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड की है। मार्च 2021 में जापान गवर्नमेंट की तरफ से उनका एक स्कीम चलता है ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस, जिसके तहत 265 करोड़ रुपए उन्होंने अंडमान और निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिए हुए हैं। इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव की बात करें तो एक इंस्टीट्यूशन है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि वो क्या कर रही है कि मेनली जॉब क्रिएशन के लिए जो आइलैंडर्स हैं, आइलैंड्स पे रहने वाले वहाँ के जो लोग हैं, उनके जॉब क्रिएशन के लिए यहाँ पर ये काम एजेंसी कर रही है। कैसे? टूरिज्म प्रमोशन के थ्रू, सी फूड का जो एक्सपोर्ट किया जा सके, या जो कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनका भी एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है या लोकल इंडस्ट्री है उसको एक्सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए और टूरिज्म को बढ़ावा देके वहाँ पर एडिशनल जॉब क्रिएट कराया जा सके। इसके अलावा लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, जैसे लक्षद्वीप के लिए कुछ बनाए गए हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, मैंने बताया कि वहाँ पर बीफ को बेचने, स्टोर करने पर वहाँ पे रेगुलेशन है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। पंचायत रेगुलेशन, जैसे मैंने बताया कि दो से ज़्यादा बच्चे अगर होंगे तो आप पंचायत के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैंने आपको बताया कि सरकार डेवलपमेंट के लिए आपकी ज़मीन को ले सकती है कभी भी, और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं यानी कि वहाँ के पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं करते हैं, तो 1 साल तक के लिए आपको जेल भी या डिटेंशन भी हो सकता है। तो ये सारे रूल्स जो है लक्षद्वीप के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट आ गई चीजें किसमें, इनिशिएटिव में, यानी कि सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन की,
तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, ओके, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स क्या लिए जा सकते हैं इसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की। तो इनकरेज माइग्रेशन टू अनहेबिटेड आइलैंड्स। जैसे हमने देखा कि बहुत कम ही आइलैंड्स है जहाँ पे लोग रहते हैं, ज्यादातर जो आइलैंड्स है वो अनहेबिटेड, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो ऐसे आइलैंड्स जो होते हैं ना, वहाँ पे फिर इलीगल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए आपको लोगों को वहाँ पर माइग्रेट कराना होगा। कैसे माइग्रेट करा सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, वहाँ पे कुछ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, तो लोगों को वहाँ पे धीरे धीरे आनागमन स्टार्ट होगा। देन यू कैन ट्रैक द मूवमेंट ऑफ वेसल्स एंड पीपल देयर, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ग्रासरूट लेवल, खास करके वहाँ जो लोकल पॉपुलेशन है, वहाँ पर उनका जो है कि हर एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर हम इंडस्ट्री वगैरह की बात करें, उनमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और लोकल बॉडीज में भी इनका पार्टिसिपेशन वहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब ये क्या हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी का भी अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो उसके साथ साथ आप क्या करें, इन्वायरमेंट का भी वहाँ पे ध्यान रखें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड, ये एएनआई जो है ना, ये अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पे लिखा गया है। अदरवाइज एएनआई एक न्यूज एजेंसी भी है, ध्यान रखिएगा, तो वो नहीं है, दिस इज अंडमान निकोबार आइलैंड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट, तीनों चीज का ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ वहाँ पे हमें इकोनॉमी के साथ साथ मिलिट्री पोटेंशियल को भी वहाँ पे देखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल इनिशिएटिव की। हमारे यहाँ एक इनिशिएटिव चलता है, सिस्टर सिटीज है, यानी कि हम दूसरे देशों के कुछ सिटीज के साथ अपने यहाँ की सिटीज को हम जोड़ के सिस्टर सिटी का नाम देते हैं। उसी कंसेप्ट पे हम क्या कर सकते हैं, सिस्टर आइलैंड ला सकते हैं, ठीक है। उसी कंसेप्ट पे हम सिस्टर आइलैंड्स ला सकते हैं, जैसे कि एक रीयूनियन आइलैंड है। रीयूनियन आइलैंड किसका है, ये फ्रांस का है, ठीक है। तो फ्रांस ने क्या किया, यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। तो फ्रांस यहाँ से इकोनॉमिक रूप से और इन्वायरमेंट के रूप से भी बात करें और मिलिट्री बेस की तरह, तीनों तरीके से काफी अच्छा यूज करता है। तो कहने का मतलब है कि हम अपने आइलैंड को भी रीयूनियन आइलैंड के तर्ज पे यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, और एक सिस्टर आइलैंड का कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रोल ऑफ इंडियन ओशियन कमीशन 2020 में फॉर्मली इंडिया जो था इस कमीशन का ऑब्जर्वर बना था। तो जब इंडिया इसका ऑब्जर्वर बना तो इंडिया अपने कंसर्न्स को, या फिर जो रीजनल कंसर्न्स होते हैं, या फिर जो चैलेंजेस हैं इंडियन ओशियन के डेवलपमेंट के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपने मुद्दे को वहाँ पे रख सकता है। एडिंग स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव सच एज क्वाड, ठीक है, आपको क्वाड पता है, इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, ठीक है। तो उनके साथ यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह भी होते हैं, ओके। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम कॉपरेशन भी बढ़ा सकते हैं इंटरनेशनल प्लेयर के साथ। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जैसे इंडिया एंड फ्रांस ये कोलैब कर सकते हैं, जैसे इंडिया के ये आइलैंड्स हो गए, फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड हो गया, ठीक है। तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर ये एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल मॉडल किस तरीके से फ्रांस ने अपनाया है अपने रीयूनियन आइलैंड को डेवलप करने के लिए, उसको भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो किस तरीके का मॉडल होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ये जो आइलैंड्स हैं इनके डेवलपमेंट के लिए किस तरीके का मॉडल होना चाहिए, इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सकता है। वहाँ के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए, मेरीटाइम प्रोजेक्ट किस तरीके के लाए जा सकते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पर देखा जाना चाहिए। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जाए, जैसा हमने कहा कि लक्षद्वीप में बहुत ही छोटा नेवल फैसिलिटी केवल कारावती में है, उसको वहाँ पर बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। नवल बेस, अगेन वही लक्षद्वीप की यहाँ पर बात की जाएगी, मॉरिशस के साथ कॉपरेशन करके, सियाचिन और मालदीव के साथ कॉपरेशन करके वो एक पूरा रीजनल जो प्रोटेक्शन है, रीजनल सिक्योरिटी के लिए, वो वहाँ पे एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी मेजरमेंट ला सकते हैं। इंडियाज डेवलपमेंट प्लान इन इंडिया ओशियन, जैसे कि रीजनल कंसर्न्स होते हैं उनको दूर करने के लिए इंडिया अपने पड़ोसी के साथ मिलके क्या कर सकता है कि उनके डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड नेशंस जो है, जैसा कि नाम अपने बताया गया, मॉरिशस हो गया, सीएचएस हो गया, मालदीव वगैरह हो गया, इनके साथ मिलके वो उस पूरे रीजन के लिए डेवलपमेंट का काम कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर एक बात आती है कि पंचतंत्र, पंचतंत्र प्रिंसिपल ऑफ आइलैंड डेवलपमेंट गिवन बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग ने ये एक मॉडल दिया है पंचतंत्र डेवलपमेंट, किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, 5 चीजें इन्होंने बताई है। पहला चीज ऑप्टिमम बजट एलोकेशन, जितना जरूरत हो उतना पैसा हमको मिलना चाहिए। दूसरी चीज पीपल आपको पार्टिसिपेशन, इक्विटेबल पीपल पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों का भी ग्रास रूट पर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ की इकोनॉमी में, ओके, तो हर जो भी डेवलपमेंट वहाँ पर स्ट्रेटेजी हो रही है उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ एन इन्वायरमेंट कंडीसिव फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अब चूंकि प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती, क्यों, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाता है, मेनलैंड से उसका डिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो कोई भी चीज़ वहाँ पर ले जाने में वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, तो फिर वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो पाता। तो किस तरीके से इस कॉस्ट को नीचे किया जाए ताकि प्राइवेट प्लेयर भी उसमें पार्टिसिपेट करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि पब्लिक प्रोजेक्ट कंबाइन कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला सकते हैं, पब्लिक
पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला सकते हैं। ये 3 अलग-अलग चीज़ें हैं। देखिए पब्लिक प्रोजेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे सरकार और सरकार की कंपनियाँ ही काम करती हैं, तो गवर्नमेंट ओनली और गवर्नमेंट पीएसयू जो है काम करती है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर भी गवर्नमेंट ये क्या उसकी कंपनियां, प्राइवेट में क्या होते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां हो जाती हैं वो काम करती हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियां हो जाती हैं, और ये पीपल का मतलब कि हमारे आपके जैसे रिटेलर जो होते हैं, ठीक है, तो हमारे आपके जैसे लोग भी उसमें पैसा डाल सकते हैं, तो इन तीनों को मिला के भी प्रोजेक्ट वहां पे लाया जा सकता है। इसके बाद फिफ्थ में कहा गया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी मस्ट क्रिएट एसेट फॉर सस्टेनिंग हाई लेवल ऑफ इनकम इन लॉन्ग टर्म वाइल जनरेटिंग एडिशनल इनकम फॉर आइलैंडर। तो इसमें ये कहा गया कि शॉर्ट टर्म में या फिर आइलैंडर्स के लिए किस तरीके से हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे काम किया जाना चाहिए। जैसे कि हमने टूरिज्म की बात की, टूरिज्म किया जा सकता है, वहाँ के बनने वाले प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इससे उनके लिए इनकम जनरेट हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में भी ये डेवलपमेंट सस्टेन कर पाए ऐसी व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा हमने सिनेरियो यहाँ पे अभी देखा, क्या क्या देखा, वाई इम्पोर्टेंट ऑफ दिस डेवलपमेंट, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है इन डेवलपमेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इसमें क्या रहा है, ठीक है, ये तीनों चीजें यहाँ पर, ये तीनों चीजें हमने कंबाइन करके देख लिया। अब ये जो लास्ट में 3 लाइन लिखा हुआ है ना, ये 3 लाइन काम आएगा किस चीज के लिए, आपके कंक्लूजन के लिए। जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो उसमें आप लिखेंगे, मैं बता देता हूँ क्या होता है कंक्लूजन में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप डेवलप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के साथ साथ यहाँ पर हमें उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी देखना होगा, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखने के लिए हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका डिसीजन मेकिंग फास्टर होना चाहिए। चाइना वहाँ पर एग्रेसिवली काम कर रहा है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी हमारे लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ आप ऐसे प्रोजेक्ट लगा सकते हैं या फिर नेवी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप उनके इंटरवेंशन को काउंटर कर पाए। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि ये कंसेप्ट है, इस फ्रेज को आप लिख सकते हैं, हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लैंडर्स ऑन इकोलॉजिकली प्रोटेक्टेड आइलैंड्स। इसको सस्टेन करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए जो टेक्निकली फाइबल हो। टेक्निकल फेबल का मतलब ये हो गया कि अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग काम हो जाए। इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल यानी कि जितना हम उसमें लगाए उससे ज़्यादा इनकम हमें हो जाए। सोशली एक्सेप्टेबल यानी कि वहाँ के लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, उनके हम कल्चर में इंटरफेयर ना करें। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम कहीं ना कहीं वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ हम ला सकते हैं। तो यह कंक्लूजन में से पूरा का पूरा कंक्लूजन में नहीं लिखना है, इसमें से एक दो पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन का कंटेक्स्ट किस तरीके है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो ये भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो क्या होगा, ये टॉपिक की अभी हम बात करेंगे। उसके बाद इशू विद द पीएम केयर फंड। आपको पता था कोविड के टाइम या उसके बाद से पीएम केयर फंड में काफी पैसा गया, लेकिन पीएम केयर फंड का जो रेगुलेशन होता है काफी एक अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ पर शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अभी तक या अकाउंटेबिलिटी उस तरीके से मेंटेन नहीं हो पाई है, तो इसलिए ये सब काफी न्यूज में रहा है, तो और रह भी रहा है लगातार। तो इस चीज को भी हम ध्यान में रख के नेक्स्ट वीडियो आपको इस पर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।